नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। अगला जो क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उसे हम फैमिली या शिप सिलेक्शन बोलते हैं। इसमें हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल्स को उसके कोलैटरल रिलेटिव्स के आधार पे। तो कोलैटरल्स जो हमने जाना वो उसके डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं होते हैं, उनमें जीन फ्लो एक स्ट्रेट लीनियर ऑर्डर में नहीं होता है, स्ट्रेट लीनिएज नहीं होता है। इसमें सिर्फ जीन शेयर करते हैं, वो भी क्योंकि बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्टर, जिससे कि जीन्स दोनों में आए हैं, इसीलिए दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं वो जीन शेयर कर रहे हैं, जबकि जीन का फ्लो डायरेक्ट नहीं है। तो वैसे इंडिविजुअल्स जो कि हमारे फुल शिप्स होते हैं और हाफ शिप्स होते हैं, हमारे कजन्स होते हैं, हमारे नेफ्यू एंड नीस होते हैं। लेकिन जो एनिमल्स में मोस्टली जो फैमिली होती है वो फुल शिप या हाफ शिप होती है। तो फुल शिप का जो मतलब होता है कि जिसके दोनों पेरेंट्स सेम हों, जैसे हम और हमारे सगे भाई बहन, उसमें हमारे दोनों जो माता पिता हैं वो सेम हैं, तो भाई बहन और हम एक फुल शिप फैमिली हैं। उसी तरह हाफ शिप फैमिली, जिसमें एक पेरेंट्स तो सेम होगा और एक पेरेंट जो दूसरा पेरेंट्स होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि एक बुल का सीमेन हम बहुत सारे काऊ में यूज करते हैं, उससे बहुत सारी प्रोजनी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो सारी प्रोजनी होंगी वो आपस में हाफ शिप होंगी, उनके फादर तो सेम है लेकिन उनकी मदर डिफरेंट होती है। तो जब हम फैमिली सिलेक्शन के आधार पर हम जब चयन करते हैं तो हम इसमें फैमिली मीन को इंपॉर्टेंस देते हैं। फैमिली मीन को, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक फैमिली है, सपोज फैमिली ए है, एक फैमिली बी है, एक फैमिली सी है। ये एक गोट की फैमिली है, उस गोट की फुल शिप फैमिली है। तो उसके 3 प्रोजेनी हुए, सपोज 1 2 3। जो दूसरा जो फैमिली है उसमें भी 3 है, उसमें भी 3 किड्स होंगे, 1 2 3। तीसरी फैमिली में भी 3 किड्स हैं, सपोज ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ और जी ई एच। तो तीनों के 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे फुल शिप हैं, तो ये फुल शिप फैमिली है। और हमारे पास जो ट्रेट है सपोज वो है एवरेज डेली गेन। सपोज इनका जो एवरेज डेली गेन है वो है 180 ग्राम पर डे, 185 ग्राम पर डे और 190 ग्राम पर डे। तो जो इनका एवरेज आएगा वो आएगा 185 ग्राम पर डे। जो दूसरी फैमिली है जिसमें भी 3 फुल शिप्स हैं, उनका सपोज जो एवरेज डेली गेन है वो 200 ग्राम, 210 ग्राम और 220 ग्राम है, तो इनका एवरेज आया 210 ग्राम। जो तीसरी फैमिली है उनमें जो 3 किड्स हैं उनका जो एवरेज डेली गेन है वो है 160, 165 और 170 ग्राम। उनका जो एवरेज आया सपोज वो आया 165 ग्राम। तो इसमें जो फैमिली मीन है वो 185 है, फैमिली ए की, फैमिली बी की 210 और फैमिली सी की 165 ग्राम। तो हम क्या करेंगे, एवरेज सबसे ज्यादा फैमिली बी के हैं, तो फैमिली बी के जो तीनों किड्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो डी ई और एफ को सिलेक्ट कर लेंगे, एक ही फैमिली के तीनों जो प्रोजेनी हैं, जो तीनों फुल शिप्स फैमिली हैं, उनको फैमिली ए के तीनों और फैमिली सी के जो तीनों जो रिलेटिव्स हैं वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। तो इसीलिए इसे हम फैमिली सिलेक्शन बोलते हैं, जिसमें फैमिली मीन को इंपॉर्टेंस देते हैं और वो फैमिली जिसका मीन सबसे ज्यादा होता है उस फैमिली को हम सिलेक्ट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ द ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली मीन। फैमिली मीन का ही एक दूसरा प्रकार है जिसे हम शिप सिलेक्शन बोलते हैं। तो शिप सिलेक्शन में क्या होता है, फैमिली मीन में जैसे हम उस फैमिली के सारे इंडिविजुअल का रिकॉर्ड लेते हैं, इसमें हम सारे इंडिविजुअल का रिकॉर्ड नहीं लेते हैं। इसमें हम सिर्फ जिस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है उसको छोड़ के बाकी जो फैमिली मेंबर्स है उनका रिकॉर्ड लेते हैं। सपोज हमें एक कार्कस ट्रेट या स्लॉटर ट्रेट्स के लिए सिलेक्ट करना है, जिसके लिए हमें उस इंडिविजुअल को सेक्रीफाइस करना होगा। तो अगर हम उस इंडिविजुअल का अगर हम परफॉर्मेंस लेंगे उस फैमिली मीन में, तो उसके लिए हमें उस इंडिविजुअल को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो फिर हम उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो सपोज किसी फैमिली में ए बी सी डी 4 मेंबर हैं, तो हम उस 3 का ही एवरेज लेंगे, उस 3 को स्लॉटर करेंगे, एक को स्लॉटर नहीं करेंगे। उसी तरह फैमिली बी में भी एक इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी सभी का हम मीन लेंगे, तो जिससे कि हम क्या कर पाएंगे, हम कोई लेट एक्सप्रेस ट्रेट हो या कोई स्लॉटर ट्रेट्स हो, कार्कस ट्रेट हो, उसके लिए भी सिलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर हम फैमिली मीन में उस इंडिविजुअल को इंक्लूड नहीं करेंगे मीन को कैलकुलेट करने के लिए, तो उसे हम शिप सिलेक्शन कहेंगे। और अगर मीन कैलकुलेट करने के लिए सभी इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को
लेंगे तो उसे हम फैमिली सिलेक्शन कहेंगे। तो फैमिली सिलेक्शन में अभी हमने बताया कि पूरी की पूरी फैमिली सिलेक्ट होती है या पूरी की पूरी फैमिली डिस्कार्ड होती है। एडवांटेज ऑफ द फैमिली या शिफ्ट सिलेक्शन, फैमिली सिलेक्शन लोली हेरिटेबल ट्रेट्स के लिए बहुत अच्छा क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, क्योंकि एक फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें जो इन्वायरमेंटल डेविएशन होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो लोली हेरिटेबल ट्रेट्स में क्या होता है, अगर हेरिडिटी अगर लो है उसका मतलब है कि इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा है और एडिटिव जीन का रोल कम है। तो इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा है तो ये लोली हेरिटेबल ट्रेट्स हुआ। लेकिन चूंकि एक फैमिली में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, सपोज एक फैमिली में 5-6 इंडिविजुअल हैं, तो किसी में वो इन्वायरमेंट है पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है, किसी में निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, किसी में पॉजिटिव किसी में निगेटिव। तो सारे जो इंडिविजुअल्स है किसी फैमिली में उस इन्वायरमेंट से एक तरह से प्रभावित नहीं होते हैं, सब अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। इसीलिए सारे जो इन्वायरमेंटल जो डेविएशंस हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और इन्वायरमेंट का रोल है वो कम हो जाएगा। तो चूंकि लोली हेरिटेबल ट्रेट्स में इन्वायरमेंट का रोल ज्यादा होता है, लेकिन चूंकि फैमिली सिलेक्शन में ये रोल नलिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ द फैमिली, इसीलिए लोली हेरिटेबल ट्रेट्स के लिए हम फैमिली सिलेक्शन करते हैं। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के लिए भी हम कर सकते हैं, सपोज उस फैमिली में मेल्स भी हैं फीमेल्स भी, तो हम मेल्स को हम जो एवरेज है उसमें सिर्फ एक प्रोडक्शन फीमेल का लेंगे या मिल्क प्रोडक्शन फीमेल का लेंगे, लेकिन उस बेसिस पर हम मेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए या एक प्रोडक्शन के लिए। कार्कस ट्रेट के लिए शिफ्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, जहां उस इंडिविजुअल को छोड़कर बाकी जो इंडिविजुअल है उसको हम फैमिली मीन में इंक्लूड करेंगे। लिमिटेशंस ऑफ द फैमिली या शिफ्ट सिलेक्शन, जब कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट का मतलब है वैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट्स जो कि किसी भी एक फैमिली के इंडिविजुअल्स को एक जैसा बनाते हैं, इन एडिशन टू द रिजेम्बलेंस ड्यू टू कॉमन जीन्स। तो वैसे इन्वायरमेंट इफेक्ट्स जो कि एक फैमिली के मेंबर्स के रिजेम्बलेंस को और बढ़ा देते हैं और उनको दूसरे फैमिली के मेंबर्स से अलग करते हैं। दूसरे फैमिली के मेंबर्स में जो कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है वो नहीं होता है और दूसरे फैमिली में होता है, जिसके चलते वो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आपस में ज्यादा रिजेंबल करते हैं ओवर एंड अबव द जेनेटिक इफेक्ट्स। जैसे कि इसका एग्जांपल है विनिंग वेट इन पिग्स। तो एक पिग के सपोज 8 से 10 उनके लीटर साइज होंगी और सबके विनिंग वेट होंगे, सपोज 7 पिगलेट्स बॉर्न हुए, 7 पिगलेट्स। तो ये जो पिगलेट्स है इनका जो विनिंग वेट है वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि उनके जो पेरेंट्स से कौन सा जीन आया है विनिंग वेट के लिए, बल्कि इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि उनकी जो मदर है उसका जो नरिशमेंट है ड्यूरिंग द इंट्रा यूट्राइन पीरियड या बर्थ के बाद जो मदरिंग एबिलिटी हुई या जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है, केयर कैसा करती है। तो उसके चलते भी उनका विनिंग वेट जो होगा वो प्रभावित होता है। तो सपोज एक फैमिली में जो मदर है उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट अच्छा है, तो उस फैमिली में बाकी सारे जो पिगलेट्स होंगे उनका बर्थ वेट ज्यादा होगा और उनका विनिंग वेट भी ज्यादा होगा। लेकिन ये जो विनिंग वेट और जो बर्थ वेट है वो सिर्फ जीन के चलते नहीं आया है, बल्कि ये कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट जो मैटरनल इफेक्ट है उसके चलते आया है, जिसके चलते इनका परफॉर्मेंस है वो ज्यादा लगेगा। दूसरे फैमिली जिसमें कि मदर जो थी वो उनका मैटरनल इंस्टिंक्ट या मैटरनल बिहेवियर थोड़ा पुअर था, तो उसके चलते। तो इसीलिए यहां पर हम क्या करते हैं, अगर हम उस फैमिली को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका कि मीन ज्यादा है तो हम वहां गलती कर बैठते हैं, बिकॉज वो सारा का सारा जो परफॉर्मेंस है उसके जीन्स के चलते नहीं है बल्कि उसके मैटरनल इफेक्ट के चलते है। तो उसके चलते ब्रीडिंग वैल्यू हम एक्यूरेटली नहीं निकाल पाते हैं जहां भी कॉमन इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है। तो एक्यूरेसी ऑफ सिलेक्शन फैमिली साइज पर भी डिपेंड करती है। जब फैमिली साइज बहुत छोटा होता है तो वहां पर जो इन्वायरमेंटल जो डेविएशंस है वो कैंसिल नहीं हो पाते और उनका रोल रह जाता है और इसके चलते एक्यूरेसी जो है वो कम हो जाती है। तो हम वैसे फैमिली जहां पर की फैमिली साइज बड़ी हो, जैसे पिगलेट्स जहां 7 से लेकर 14 तक पिगलेट्स हो, या पोल्ट्री, उस केस में हम इसको यूज कर पाते हैं। लेकिन कैटल, बफेलो, शिप, गोट जहां पर की फैमिली साइज छोटी होती है वहां पर हम फैमिली सिलेक्शन यूज नहीं कर पाते हैं। इसके फैमिली सिलेक्शन में इनब्रीडिंग भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम एक ही फैमिली को सिलेक्ट करते हैं, उसके सारे जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में रिलेटिव होते हैं। जब वो आपस में रिलेटिव होते हैं तो उनके भी जब मैटिंग होगी तो होमोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है और इनब्रीडिंग बढ़ती है।
और उसके बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगी और जो फिनोटिपिक जो परफॉर्मेंस है जैसे कि उनकी वाइबिलिटी, उनकी फर्टिलिटी, उनकी ग्रोथ, वो भी प्रभावित होगी। विद इन फैमिली सिलेक्शन, तो अभी हमने पढ़ा कि जब भी कॉमन एनवायरमेंट इफेक्ट होता है तो उस केस में एक्यूरेसी ऑफ फैमिली सिलेक्शन पुअर होगा, तो उस केस में हम विद इन फैमिली सिलेक्शन करते हैं। तो ये एक ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया है व्हेन इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एक्सप्रेस्ड एज डेविएशन फ्रॉम द फैमिली मीन। तो सपोज हमारे पास एक फैमिली 1 है, एक फैमिली 2 है, एक फैमिली 3 है। वही एग्जांपल लेते हैं 185, 180 और 190 एवरेज डेली गेन है। दूसरे में 200, 210, 220 है एवरेज डेली गेन। और जो तीसरे फैमिली है उसमें सपोज 160, 165 और 170 ग्राम है। तो उस समय हमने सपोज फैमिली 2 को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन बाद में हमें पता चला कि सपोज इस फैमिली जो फैमिली 2 है पिग्स का, उसमें ये जो तीनों पिगलेट्स हैं इनके जो एवरेज डेली गेन है वो डिपेंड कर रहा है कॉमन एनवायरमेंट इफेक्ट पे, और कॉमन एनवायरमेंट इफेक्ट के चलते इनका जो एवरेज डेली गेन है वो ज्यादा आया है। तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे फैमिली सिलेक्शन यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे विद इन फैमिली सिलेक्शन। हर फैमिली में से जो बेस्ट जो पिगलेट होगा, जिसकी एवरेज डेली गेन जो सबसे अच्छा होगा, उसको सेट करेंगे। सपोज फैमिली 1 से 190 वाला, सपोज सी को लिया, यहां से एफ को ले लिया और यहां से 170 को ले लिया। तो तीनों फैमिली में से जो बेस्ट इंडिविजुअल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम फैमिली मीन को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, हर फैमिली से जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता है उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं। तो विद इन फैमिली सिलेक्शन हम उन ट्रेड्स के लिए करेंगे जो कि कॉमन एनवायरमेंट इफेक्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, जैसे कि विनिंग में वेट या बर्थ वेट जो पिग्स में या पोल्ट्री में होता है, या लिटर साइज। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है वो है प्रोजेनी टेस्टिंग। तो प्रोजेनी टेस्टिंग में हम किसी इंडिविजुअल का ब्रीडिंग वैल्यू उसके ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे एस्टिमेट करते हैं। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया इज द मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल्स प्रोजेनी कंपेयर्ड टू द मीन वैल्यू ऑफ द अदर एनिमल्स ऑफ द सेम जनरेशन। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ द सायर, इसमें बहुत एक्यूरेटली एस्टिमेट होता है, क्योंकि जो ब्रीडिंग वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं उस बुल के बहुत सारे प्रोजेनी के आधार पर। अभी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक जो बुल है वो बुल ए है, एक बुल ए है, दूसरा बुल बी है, तीसरा बुल सी है। तो इस बुल की मैटिंग हमने सपोज 4 काऊ से कराई, बुल बी की भी हमने 4 काऊ से कराई, बुल सी की भी 4 काऊ से कराई, काऊ 1, काऊ 2, काऊ 3, काऊ 4। उसी तरह काऊ 5, काऊ 6, काऊ 7, काऊ 8, काऊ 9, काऊ 10, काऊ 11 एंड काऊ 12। तो हर बुल की मैटिंग 4-4 रैंडम काऊ से कराई गई है। तो उनके जो प्रोजेनी होंगे, जो बुल एक की जो प्रोजेनी होंगी वो आपस में हाफसिब होंगी। ये तो 4 जो प्रोजेनी होंगी P1, P2, P3 और P4 होंगी। दूसरे जो बुल है उसकी जो प्रोजेनी होंगी P5, P6, P7, P8 सपोज। तीसरे बुल की P9, P10, P11 और P12। मतलब कि 3 बुल्स हैं, तीनों बुल्स की मैटिंग 4-4 काऊ से कराई गई है, तो तीनों बुल के 4-4 प्रोजेनी होंगी। सपोज कि चारों के चारों प्रोजेनी जो हैं वो फीमेल हैं, तो ये चारों के चारों प्रोजेनी जो होंगी वो जब 1.5 से 2 साल की होंगी तो सेक्सुअली मैच्योर होंगी। फिर उनका इंसेमिनेशन होगा, उसके बाद 9 मंथ के बाद उनके प्रोजेनी आएंगी और वो मिल्क देना स्टार्ट करेंगी। फिर 305 डेज के लिए उनका मिल्क प्रोडक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, और उस बेसिस पे सपोज हमें पता चला इन जो 4 प्रोजेनी का जो एवरेज लैक्टेशन मिल्क यील्ड है सपोज 2000 kg है, दूसरे जो 4 प्रोजेनी है उनका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है सपोज 2400 है, और जो तीसरे जो 4 प्रोजेनी है उनका 1800 है, और जो उसी हर्ड में जो बाकी जो काउज हैं, जो कंटेम्पररी काउज हैं, उनका जो परफॉर्मेंस है सपोज वो है 2000 kg। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो तीसरा बुल है वो इंफीरियर है, और जो पहला बुल है उसका कोई जेनेटिक इंप्रूवमेंट नहीं है, वो जेनेटिकली वो बेटर नहीं है। लेकिन जो दूसरा बुल है जिसके प्रोजेनी का जो एवरेज है 2400 kg है, वो उसी हर्ड के बाकी जो एनिमल्स है उनसे बेटर है। इसीलिए चूंकि उसमें जो जीन्स है वो बुल बी के आ रहे हैं, इसका मतलब बुल बी इज सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोजेनी, और इसे ही हम प्रोजेनी टेस्टिंग बोलते हैं।
एडवांटेज क्या है? ये लोली हेरिटेबल ट्रेट्स के लिए अच्छा है क्योंकि जो प्रोजेनी है वो भी एक तरह से हमारी हाफ शिप फैमिली है, वो एक फैमिली है और फैमिली सिलेक्शन हम लोली हेरिटेबल ट्रेट्स के लिए करते हैं, इसीलिए प्रोजेनी टेस्टिंग भी लोली हेरिटेबल ट्रेट्स के लिए बहुत यूजफुल है। सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के लिए कर सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा, हम बुल्स को उसके डॉटर्स के मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम बुल को मिल्क प्रोडक्शन के लिए उनके डॉटर्स के मिल्क प्रोडक्शन के आधार पर सेलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स के लिए भी हम कर सकते हैं। कार्कस ट्रेट्स के लिए भी कर सकते हैं, जहां पर कि सेक्रीफाइस हमें या स्लॉटर हमें सिर्फ प्रोजेनी का करना है, जबकि पेरेंट्स तो सर्वाइव करेंगे और वो पेरेंट्स सेलेक्ट हम कर सकते हैं, तो कार्कस या स्लॉटर ट्रेट्स के लिए भी कर सकते हैं। प्रोजेनी टेस्टिंग के आधार पर हम हार्मफुल रिसेसिव जीन्स के लिए जो कैरियर होते हैं उसको भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं। सपोज कोई कैरियर बुल है, उसकी हम मैटिंग कराते हैं, 20 से 25 मैटिंग के बाद अगर कैरियर मैटिंग होगी, अगर ये भी कैरियर है और फीमेल भी कैरियर है, तो क्या होगा, 1/4 जो चांसेस हैं कि जीनोटाइप AA होगा और ये जो होगा वो होमोजाइगस रिसेसिव होगा और इसमें वो जो रिसेसिव जो लिथल ट्रेट्स हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर कैरियर बुल है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय मैटिंग विद द कैरियर फीमेल्स ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके जो प्रोजेनी है वो सरवाइव कर रहे हैं या उनकी डेथ हो जा रही है। अगर उनकी डेथ हो जा रही है इसका मतलब कि सायर से वो जीन आया होगा, सायर में वो जीन प्रेजेंट है, तो ये हम आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं। लिमिटेशंस क्या है प्रोजेनी टेस्टिंग के? इसमें काफी लंबा समय लग जाता है। सपोज एक बुल है, वो 3-3.5 साल में सेक्सुअली मैच्योर होता है, उसके बाद 3-3.5 साल के बाद इसका सीमेन को हम यूज कर सकते हैं ऑन डिफरेंट काउज। तो इसके सीमेन को हम डिफरेंट काउज पे यूज करेंगे। वो काउज क्या होगी, 9 मंथ के बाद वो न्यूबॉर्न को प्रोड्यूस करेगी और मिल्क प्रोडक्शन में आएगी, और जब वो मिल्क प्रोडक्शन में आएगी तो फिर हम उसके मिल्क को 1 साल तक रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल 3.5, 1 4.5, 1 5.5 मींस 5 से 6 साल का हमें वक्त लग जाएगा, तब हम ये बता पाएंगे कि इस बुल की डॉटर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। ये एक्सपेंसिव भी बहुत होता है क्योंकि शुरू में हम 10 से 12 बुल्स को रखते हैं, तो उन बुल्स को के फीडिंग और उनके मैनेजमेंट में काफी पैसा खर्च हो जाता है, काफी लागत लग जाती है, और उनके डॉटर्स जो जितनी होंगी उनका मिल्क प्रोडक्शन भी हमें 1 साल तक रिकॉर्ड करना है, तो इस रिकॉर्डिंग में भी काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। और तीसरा जो है कि ये प्रोजेनी टेस्टिंग है तो बहुत अच्छा कि अगर प्रोजेनी में कोई जीन गया है तो ये पेरेंट्स में जरूर रहा होगा, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट, सबसे एक्यूरेट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है। लेकिन अगर हम कम प्रोजेनी के बेसिस पर किसी बुल को सिलेक्ट करेंगे तो वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा, तो कम से कम हमें 10 से 12 प्रोजेनी मिनिमम चाहिए एक बुल के, तभी हम उस बुल को एक्यूरेटली उसके ब्रीडिंग वैल्यू के आधार पे सेलेक्ट कर पाएंगे। कंबाइंड सिलेक्शन, अभी तक हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल को हम अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फैमिली सिलेक्शन में हम उसको उसके फैमिली मीन के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। पेडिग्री सिलेक्शन में हम उसके एंसेस्टर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेनी टेस्टिंग में हम उसके प्रोजेनी के आधार पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंबाइंड सिलेक्शन में हम 2 या 2 से ज्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं उस इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने के लिए। सपोज किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना है तो हम उसके अपने रिकॉर्ड को भी ले लें, उसके पेरेंट्स के भी रिकॉर्ड को ले लें, तो क्या होगा, इसे हम कंबाइंड सिलेक्शन बोलते हैं। जब हम मोर देन 2 या मोर देन 2 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन यूज करते हैं। जैसे कि पोल्ट्री के केस में ऑसबॉर्न इंडेक्स और एबलैम इंडेक्स है। इसमें क्या करते हैं हम कि अगर एक प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट करना है, एक प्रोडक्शन के लिए अगर हमें सिलेक्ट करना है, तो अगर हम मेल को सिलेक्ट करते हैं तो मेल तो चूंकि एक प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उसमें हम उसके सायर मींस उसके फादर सायर फैमिली का एवरेज और डैम फैमिली का एवरेज मींस उसके पेरेंट्स का, दोनों पेरेंट्स के फैमिली का एवरेज लेंगे। लेकिन अगर फीमेल को सिलेक्ट करना है तो उसके स्वयं का एक प्रोडक्शन इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस, उसके सायर फैमिली का परफॉर्मेंस और उसके डैम फैमिली का परफॉर्मेंस लेके हम एक इंडेक्स बनाएंगे, और ये जो इंडेक्स होगा वो तीनों सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेगा, सायर फैमिली का मीन, डैम फैमिली का मीन और उसके स्वयं का मीन। तो इसीलिए हम इसे कंबाइंड सिलेक्शन या इंडेक्स सिलेक्शन भी बोलते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, इसमें हम क्या करते हैं, किसी एनिमल्स के फ्यूचर परफॉर्मेंस को हम उसके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे प्रेडिक्ट करते हैं। सपोज
कोई गाय अभी कितना दूध दे रही है, उसके आधार पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे वो भविष्य में कितना दूध देगी। जब हेरिडिटी के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि अगले जनरेशन में दूध कितना होगा। लेकिन जब मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, जिसे हम ईपीए भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोड्यूसिंग एबिलिटी, इसमें हम अभी के प्रदर्शन जो है, अभी का जो परफॉर्मेंस है, जो मिल्क यील्ड है, उसके आधार पर हम इसके भविष्य के परफॉर्मेंस को डिसाइड करते हैं और उसके आधार पर हम उनको एक रैंकिंग देते हैं और उस रैंकिंग के आधार पर हम आसानी से अर्ली स्टेज में ही उसको कल कर सकते हैं या उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली उस ट्रेड के लिए ही संभव है जो कि रिपीटेबल ट्रेड्स हैं, जो कि उस इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में बार बार आते हों। जैसे कि लिटर साइज, एक पिग अपने लाइफ टाइम में कई बार प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकता है, एक काऊ अपने लाइफ टाइम में कई बार मिल्क प्रोडक्शन दे सकता है, जैसे फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन। एक सिप भी अपने लाइफ में बार बार उनका प्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो फ्लीस यील्ड हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, एग प्रोडक्शन हो गया या लिटर साइज हो गया, ये सब ऐसे ट्रेड्स हैं जो उसके लाइफ टाइम में बार बार रिपीट होंगे। तो इनके जो शुरू के रिकॉर्ड हैं उसके बेसिस पर हम इनको एक रैंकिंग देते हैं और हम उनको या तो सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर उनको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। जिनका मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी पुअर होगा उनको हम रिजेक्ट कर लेंगे। तो इसमें जो सिलेक्शन का आधार है वो हेरिडिटी नहीं है, वो रिपीटेबिलिटी है। और रिपीटेबिलिटी क्या होता है? ये कोरिलेशन बिटवीन द ट्रेड्स, ये बताता है कि वो ट्रेड कंसिस्टेंट है। सपोज एक गाय इस बार 10 किलो दूध दे रही है, दूसरे लैक्टेशन में 11 किलो, तीसरे में भी 9 किलो, चौथे में 12 किलो, इसका मतलब उस गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कंसिस्टेंट है। दूसरी गाय है जो इस लैक्टेशन में पर डे 12 किलो दूध दे रही है, अगले लैक्टेशन में सपोज 18 किलो दे रही है, तीसरे में 6 किलो दे रही है, इसका मतलब उसका मिल्क जो परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो जिसके चलते हम कह सकते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन की जो रिपीटेबिलिटी है वो कम है, और अगर कंसिस्टेंट है तो रिपीटेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर किसी भी ट्रेड की रिपीटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 0.8, 0.9 है, 0.7 है, तो उसमें हम पहले रिकॉर्ड के आधार पर ही, गाय ने अभी पहली बार ही दूध देना शुरू किया है, उसके आधार पर हम ये बता देंगे कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, इस गाय को हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और अगर उसकी रिपीटेबिलिटी अगर उस ट्रेड की मिल्क प्रोडक्शन की पुअर है तो क्या होगा कि हमें ज्यादा रिकॉर्ड चाहिए होंगे, हमें फर्स्ट लैक्टेशन, सेकंड लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन के रिकॉर्ड चाहिए होंगे, और उस आधार पर हम ये बता पाएंगे कि इसकी मोस्ट प्रोबेबल प्रोड्यूसिंग एबिलिटी कितनी एक्यूरेट है और कितना एक्यूरेटली हम उसके फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इसके लिए इन सबको एक साथ रखते हुए कि रिपीटेबिलिटी उस ट्रेड की कितनी है, कितने रिकॉर्ड हैं, और उस जो गाय है उसके कंटेम्पररी जो और गाय हैं हर्ड में उसके परफॉर्मेंस के आधार पे हम एक फॉर्मूला देते हैं जिसमें कि एमपीपीए जो है वो कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसमें कि हम एच जो है वो हर्ड एवरेज है, एन है कितने रिकॉर्ड है, कितनी बार का रिकॉर्ड हमारे पास उस एक इंडिविजुअल का है, और उसके बाद सी उसके जो 2 रिकॉर्ड है तो उस दोनों का एवरेज, उस काऊ का एवरेज। सपोज मिल्क प्रोडक्शन है तो 2 लैक्टेशन का रिकॉर्ड है, पहले लैक्टेशन में उसने 2000 लीटर दिया था, दूसरे में 2100 दिया था, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2050 लीटर। ये होगा उस इंडिविजुअल का एवरेज है, और एच जो है वो हर्ड का एवरेज है। तो हम उस इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अर्ली परफॉर्मेंस के बेसिस पर कि उसको हर्ड में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। इसके लिए हमने इन किताबों का, पुस्तकों का सहारा लिया है, जिसको आप फर्दर डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।